Hello everyone, welcome to Tech Solutions. Today we are going to discuss a very interesting topic which is going to be applicable from 1st of October 2020. Now, what is going to be happen on 1st October? Yes, the GST Council has decided to introduce the new billing format, that is e-invoicing, to be mandatory for some class of the persons from 1st October. So let us discuss the concept of e-invoicing. So first we have to decide whether the concept of e-invoicing is already drafted in the law or it is a new concept. So under section 46 of the CGST rules, it is also already drafted by GST Council to start a concept of new e-invoicing instead of prevailing old concept of manual या systematic invoicing. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज तक जैसे हमारे मैनुअल या सिस्टम से इनवॉइसेस जनरेट होते हैं, उस जगह पे गवर्नमेंट पहले से ही ये चाहती थी कि इसकी जगह एक ई इनवॉइसिंग आए, जिससे कि उनके पास एक अलग मीन्स यू कैन से कि उनके पास अलग एक पकड़ रहे कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं वो क्या जनरेट कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि जैसे किसी कंपनी में 100 इनवॉइसेस जनरेट हुए तो उसमें से वो क्या करते हैं 80 इनवॉइसेस अपलोड करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये 20 इनवॉइसेस या तो कि वो वेस्ट इनवॉइसेस हैं या तो फिर वो कैंसिल्ड इनवॉइसेस हैं। तो गवर्नमेंट इस चीज़ का पता लगाना चाहती है कि एक्चुअली क्या वो कैंसिल्ड है इनवॉइसेस या वो इनवॉइसेस मतलब कि एक्चुअली में सप्लाई है या नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्शन 46 की एक स्निप लगी हुई है जिसमें कहा गया है कि Government by notification on the recommendation of council subject to such condition and restriction as mentioned therein specify the tax invoice which should have a quick response code. QR code means e-invoices has a QR code inbuilt in it so that everyone can track the invoice and everyone can check the validity of the invoice. So now on 30th July 2020, notification number 60 and 61 introduced in central tax rate, in which central government has decided to implement a new e-invoicing schema with certain terms and conditions, as we have already discussed, to a certain class of taxpayers at this initial stage. So we have to study what is this class of taxpayers. So to understand the e-invoicing, firstly we have to understand what is the invoice under GST. So Chapter 7 of CGST Act 2017, Section 31 specifies about the tax invoice credit and debit notes used in invoicing procedure under GST law. So मतलब कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो कि टैक्सेबल गुड्स सेल करता है उसे इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी होता है, या तो रिमूवल ऑफ गुड्स पे या डिलीवरी ऑफ गुड्स पे। मींस जैसे ही उसकी प्रीमाइसिस से गुड्स निकले उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो जो इनवॉइस इशू करता है उसके लिए कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन है स्पेसिफाइड लॉ में, जो कि सीजीएसटी रूल्स में दी गई हैं। तो उस हिसाब से हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। सो आगे देखते हैं हम कि रूल्स क्या हैं इसके जीएसटी इनवॉइस इशू करने के। सो जैसा कि हम जानते हैं कि चैप्टर 6 सीजीएसटी रूल्स में ये दिया गया है कि इनवॉइसिंग के रूल्स क्या क्या हैं। सो सेक्शन 46 to 55 डील्स अबाउट इनवॉइसिंग प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इनवॉइसेस अंडर जीएसटी लॉ। सो अब हमें देखना है कि ये जो नया इनवॉइसिंग प्रोसेस है इससे जीएसटी में क्या बदलाव आता है या क्या क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होंगी। जिसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मिस बी है और एक मिस्टर ए है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये लायबल है इनवॉइसिंग के लिए और इन्हें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने पड़ेंगी टू बी अ कंप्लाइंट टैक्स पेयर। सो हु आर एलिजिबल फॉर सच ई इनवॉइसिंग अंडर जीएसटी। तो हमें ये पता करना है पहले तो कि ये ई इनवॉइसिंग है क्या और ये किन के लिए एप्लीकेबल है। तो ई इनवॉइसिंग अंडर जीएसटी इज एप्लीकेबल फॉर दोज टैक्स पेयर, मतलब कि हमें उन टैक्स पेयर को देखना है इसमें जिनकी पिछले साल में whose turnover in previous financial year exceed 500 crores under same pen। मतलब हमें करंट ट्रांजैक्शन नहीं देखनी होगी, हमें देखनी है कि पुराने फाइनेंशियल ईयर में
1920 में उनकी 500 करोड़ की टर्नओवर है या नहीं। अब इसके लिए हमें सेम पेन के अंडर इसके लिए हमें क्या देखना है कि ये एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड क्या है। मतलब हम इसमें खाली अपनी सेल, गुड्स की सेल की टर्नओवर निकालें, या परचेज की गुड्स की सेल की टर्नओवर निकालें, या खाली सर्विसेज की सेल की टर्नओवर निकालें, या खाली स्टॉक ट्रांसफर की निकालें। तो बेसिकली हमें पता करना है ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। और जो भी ये इनवॉइसिंग जनरेट करेंगे वो हमें इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड करनी है, जिससे IRN जनरेट होगा और जो कि फर्दर कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा कस्टमर्स एंड वेंडर के साथ। सो ये एग्रीगेट टर्नओवर जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ CGST एक्ट में डिफाइन किया गया है, जिसके हिसाब से एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है कि उन सप्लाईज का एग्रीगेट वैल्यू, कौन सी सप्लाईज, जिसमें exempt supplies, export of goods and services, interstate supply having same PAN account number, means you can say stock transfer to different states. All these type of supply are included in aggregate turnover, but this exclude inward supply on which reverse charge is paid by recipient of the goods or services. So under aggregate turnover we have to find out the value under same PAN who has supplied exempted good, export or stock transfer within the state, and exclude all the inward supply on which reverse charge is paid, and exclude all the taxes like central tax, state tax, union territory and integrated tax and cess also. So there are also list of person who are relaxed from e-invoicing because it is a initial stage and government ये decide कर रही है कि किसी तरह, पहले ये गवर्नमेंट चाहती थी कि शुरू से ही GST लॉ में इनवॉइसिंग के साथ उतरे, पर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में और हमारे अभी इंडियन कल्चर में इनवॉइसिंग लाना इतना इजी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी थोड़े से जो एरिया है या थोड़े से जो सेक्टर्स है उन्हें थोड़ा रिलैक्स कर रही है। जैसे कि नोटिफिकेशन नंबर 70 2019 सेंट्रल टैक्स की एक आई थी, जिसमें सेक्शन 11 को यूज करते हुए इन्होंने एग्जेम्पशन निकाली थी ई इनवॉइसिंग के लिए कुछ पर्सन्स के लिए, कि ये बंदे ई इनवॉइसिंग से एक्सक्लूड रहेंगे। वो कौन कौन से बंदे हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी लाइक NBFC, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले, या PBR जैसे हो गया, मल्टीप्लेक्सेस हो गए, ये सब आपके ई इनवॉइसिंग के दायरे से बाहर है अभी। और एक SEZ यूनिट भी बाहर है, पर हम अभी ये नोटिफिकेशन नंबर 60 में क्लैरिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन नंबर 61/2020 सेंट्रल टैक्स की जो 30 जुलाई 2020 को आई है। इसमें ये क्लैरिफाई कर दिया है कि SEZ डेवलपर इसमें एग्जेम्प्टेड नहीं है, इसमें खाली SEZ यूनिट ही एग्जेम्प्ट है कि वो अगर कोई इन्वॉइसिंग करेगी तो अभी के लिए वो नॉर्मल इन्वॉइसिंग रखे अपनी, बाद में अपना जब थोड़ा ये फॉर्म में आ जाएगा, लाइन में आ जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि सभी ई इनवॉइसिंग करे और एक प्लेटफॉर्म बन पाए जिससे वो सब ट्रैक कर पाए और बिजनेस भी सब अच्छी तरह चले। नाउ who are the compliance person, means who are the person who have to take the compliance, means who are the person who are eligible for e-invoicing, what they have to do. So now e-invoicing can be generated only by suppliers. As you can remember that e-way bill is a bill, which e-way bill is a road permit which is generated by all the parties of a transaction like suppliers, recipient and transporter also. But e-invoicing is a document which is generated by only suppliers, that is recipient and transporter cannot generate the e-invoice. Also the recipient who is liable to pay RCM also not eligible to generate e-invoice. Second one, whose turnover is more than 500 crores is only liable to generate e-invoice, but he also have an option to only generate e-invoice from now, या you can say कि अभी के लिए वो खाली B2B के लिए ही अपने इनवॉइस जनरेट करेंगे। B2C के लिए अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप B2C के लिए भी मत यूज करो, और अगर आप ज़्यादा ही B2C के लिए बार बार जनरेट करोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा पोर्टल। इसके लिए जो टैक्स पेयर्स टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हैं, तो उनको भी अभी थोड़ी ये प्रॉब्लम होगी कि एक इनवॉइस में आप ना करके अलग अलग इनवॉइसिंग में
इसकी मतलब सप्लाईज दिखाए कि टैक्स इनवॉइस के लिए एक अलग, जिसमें टैक्सेबल सप्लाईज है उसके लिए अलग टैक्स इनवॉइस जनरेट करे इनवॉइस, और जो एग्जम्प्टेड है उनके लिए अलग इनवॉइस जनरेट करे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कहा है भी खाली 500 करोड़ से ऊपर वाले इस स्कीम में पार्ट लें, इससे कम वालों के लिए अभी थोड़ी राहत है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि ये जो ई इनवॉइसिंग है ये किस तरह के डॉक्यूमेंट्स पे एप्लीकेबल होगी। मीन्स ई इनवॉइसिंग हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स का ही निकालना है खाली, जैसे कि रूल 46 सीजीएसटी रूल, सबने भी पीछे देखा कि रूल 46 से लेके 54 तक हमारे सीजीएसटी रूल्स में डिफाइन किया गया है कि टैक्स इनवॉइस कैसे बनाना है और उसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। तो अब टैक्स इनवॉइस भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि आपका टैक्स इनवॉइस हो गया, मीन्स बेसिकली टैक्स इनवॉइस नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि जीएसटी में कई तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यूज होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शंस। जैसे कि रूल 46 में टैक्स इनवॉइस है, तो हमें ई इनवॉइस अभी खाली B2B और बिजनेस टू बिजनेस दैट इज एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है ये टैक्स इनवॉइस। मीन्स जैसे आप आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करते हैं तो आपको नहीं निकालना है इनवॉइस, B2C कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं तो आपको अभी इनवॉइस नहीं निकालना। and export invoices, SCZ developer invoices, not SCZ unit, only SCZ developer invoice, you have to adopt e-invoicing procedure. Secondly, रूल 53 में कहा गया है कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के लिए भी आप ई इनवॉइसिंग का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपका रूल 46A, 49, 50, 51, 52 एंड 54 में जितने भी ये आपके सामने इनवॉइस डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी दी गई है, इनके लिए अभी आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। साथ ही हम आगे बढ़ें कि इन्होंने ई इनवॉइसिंग 1 अक्टूबर 2020 से जो एप्लीकेबल है उसमें कुछ मेजर चेंज करा है, जैसे कि सीजीएसटी रूल्स 2017 जो कि ओरिजिनल सीजीएसटी रूल्स थे उसमें कहा गया था कि ई इनवॉइसिंग का जो फॉर्म आएगा वो उसका नाम जीएसटी IMB 1 होगा, 01 होगा, पर नाउ इट इज चेंज टू फॉर्म जीएसटी INB 1 only. So they have also decided one cardinality, which is means that there is some conditions that cardinality means basically of 4 types in which sorry, there is 0.1 in which some fields are optional and cannot be repeated. 1.1 means some fields are mandatory, means these fields are only mandatory fields and cannot be repeated. And 1.1.1 means reporting of item is mandatory and cannot be repeated more than once, and 0.9 means the reporting of item is optional but cannot be repeated more than once if reported. Okay, now we shall move to a new slide, which means what are the items which is to be indicated in means there are some mandatory items which is to be indicated in the invoice while supplying goods and services under GST. So there are 30 line items which are very mandatory fields which you have to show in your invoice to deal with your customers, because without these fields, your invoice is not considered to be a valid invoice under e-invoicing concept. So the major one is IRN, which is generated after uploading your sales data, or you can say your sales invoice data to IRN portal, so that it can generate a invoice reference number which has a maximum length of 64 bits. After that, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें मैंडेटरी फील्ड्स क्या क्या हैं जो कि इंडिकेट करनी पड़ेंगे हमें अपने ई इनवॉइस पे वाइल सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने 30 लाइन आइटम्स, 30 क्राइटेरिया ऐसे डिसाइड करे हैं जिनके बिना आपका इनवॉइस इनवैलिड इनवॉइस होगा अंडर जीएसटी। सो वी हैव टू स्टडी व्हाट आर दीज टाइप ऑफ fields which we have to make it mandatory for generating a valid e-invoice. So one of the field is to be known as IRN, invoice reference number, which is generated after uploading the sales data in IRP portal. It is of 64 length. Then supply type code means we have to indicate in our invoice that what is the type of supply
that is it B2B, B2C, SEZ with payment, without payment, export with payment, without payment, or deemed export as per the type of supply. And after that, what is the document type code? Means it is a invoice, credit note, or debit note. After that, document date and number, which is as per the old format of normal invoice, like only hyphen and slash are to be used as a special character in document number. After that, supplier legal name, GST, address, place, state code, pin code, and dispatch from name, address, place, and pin code. All are the mandatory field that are 1.1 field items. That is, these are the mandatory fields which is to be filled in e-invoice to make it a valid invoice. Same like supplier details, we have to fill recipient and shipping details. That is, समटाइम्स क्या होता है कि हमारा बिल टू और शिप टू अलग अलग होती है पार्टी, तो हमें उस केस में दोनों के लिए ही अपनी ये रिसिपिएंट और मतलब बिल टू और शिप टू दोनों के लिए ये डिटेल मैंडेटरी है। साथ में हमें प्रीसीडिंग इनवॉइस का नंबर भी इसमें डालना है। जैसा कि हम देखते हैं कि क्रेडिट नोट, डेबिट नोट में ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स चलती हैं, वैसे ही हमें ई इनवॉइस में भी ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स डालनी है। साथ में ये बताना है कि ये गुड्स है, ये सर्विस है। साथ में HSN कोड, आइटम डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी और सेक्शन 15 की कैलकुलेशन के हिसाब से एसेसेबल वैल्यू, जीएसटी रेट और जीएसटी टैक्सेस कौन कौन से हैं, CGST है, SGST है या फिर आपका IGST है। साथ में इनवॉइस वैल्यू, these all types of fields are to be filled mandatory for an invoice. After that, इससे हमारी इंडस्ट्रीज पे और इंडियन बिजनेसेस में ऐसे कोरोना के टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे बेसिकली क्या फ़ायदा है एज पर माय ओपिनियन, कि इससे एक सीमलेस रिको बनेगा। कि जैसे अभी हम देखते हैं कि हमें GSTR 2A से मैचिंग करना और एक एक इनवॉइस मैच करना, साथ ही अपनी सेल्स डिटेल्स को ई-वेबल के साथ मैच करना और रिटर्न प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम भी लगता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, तभी भी हमारी कुछ प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाती और हम मीन्स सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि ये हम जो सारा डाटा बना रहे हैं ये बिल्कुल सीमलेस बन रहा है, रिको एकदम सॉलिड बन रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, ये ई इनवॉइसिंग प्रोसीजर ला रहे हैं, जिससे हमारा क्या होगा, आई थिंक सो कि जो भी हमारा डेटा होगा वो एक बार पोर्टल पे सारा बिलिंग डिटेल्स चढ़ जाएगी, उसके बाद वो खुद ही आपका ई इनवॉइस पोर्टल से GST पोर्टल में भी ट्रांसफर हो जाएगा उसका डेटा और ई-वेबल पोर्टल पे भी ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे आपकी सारी डिटेल्स सेम रहेंगी और आपका मैचिंग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि इंफॉर्मेशन आपकी नीट एंड क्लीन रहेगी और ये जो आपकी एरर जो होती है आपकी, तो वो एरर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और एक ऑटोमेशन आएगा, रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकोगे आप इनवॉइस की। और सप्लायर कभी भी कोई भी इनवॉइस चाहे तो वो आराम से देख सकता है कि उसके क्या वो रिटर्न में गया है, क्या एक्चुअली उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट सप्लाई हुई थी एंड ऑल दीज थिंग्स। इसके बाद आपके कंप्लायंस जो है थोड़े हद तक कम हो जाएंगे कि आपको बार बार वो नहीं करना पड़ेगा कि पार्ट ए के लिए अलग से आप पोर्टल खोल के जनरेट कर रहे हैं, साथ में आप पूरी डिटेल्स खुद भरनी है, रिटर्न के टाइम पे पूरी डिटेल्स खुद चढ़ानी है, वो आपकी ऑटोमेटेड हो जाएगी सब चीज़ें। और फेक इनवॉइस, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि कंपनीज में इनवॉइस जनरेट होते हैं ज़्यादा पर वो रिटर्न में शो करते हैं अपने हिसाब से, तो धीरे धीरे उसके जो फेक इनवॉइसिंग है वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है कि जैसे टैक्स अथॉरिटीज़ के पास, डिपार्टमेंट्स के पास क्या है, अभी जब ई इनवॉइस आएगा तो उनके पास सारी डिटेल ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, जिसकी वजह से एक तो जो पेपर की वेस्टेज है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ में आपके पास जो स्टोरेज अभी आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ता है तो वो आपको स्टोरेज की आई थिंक सो कि ख़त्म हो जाएगा और डिपार्टमेंट के पास ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा, जिससे असेसमेंट्स वगैरह और प्रोसीडिंग्स वगैरह इजी होंगी और ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट रहेगा आई थिंक सो। बाकी तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्या अमेंडमेंट्स आती है। तो इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए और साथ ही में कमेंट बॉक्स में आप कोई भी अलग टॉपिक जिस पे आप चाहें तो आप मुझे बताइए, सो दैट वी कैन डिस्कस more facts about GST laws and taxation details. Okay, thank you. Bye bye.